वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। और रिपोर्टर्स लाइव में हमारे साथ अलग अलग जगहों से, अलग राज्यों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ते हैं जो बताते हैं कि आज पूरे दिन भर में क्या कुछ अहम और खास रहेगा। और इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और झारखंड के रांची से हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ईशा, आपके साथ शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की, लेकिन अगर आज हम बात करें तो पूरे पंजाब में, पूरे राज्य में खबरों के लिहाज से क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा, कितना कुछ बड़ा रहेगा आज खबरों के लिहाज से? जी मनीषा, देखिए अगर बात करें हम पंजाब की, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार चुके हैं अमृतसर ईस्ट से और इसी के साथ उनकी प्रधानगी भी चली गई है पंजाब कांग्रेस के प्रधान के तौर पर। जिस तरीके से सभी ये जगजाहिर है कि किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी कांग्रेस में रहते हुए और कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने उनके पद से इसलिए उतार दिया ताकि वो प्रधान बन सके। लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से उन्हें जाना जाता है कि उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं लगातार बढ़ती जाती है और जैसे ही जब हार का सामना यहाँ पंजाब में भी कांग्रेस को करना पड़ा, उसके बाद सोनिया गांधी की तरफ से जो कांग्रेस प्रधान हैं उनका इस्तीफा मांग लिया गया था और नवजोत सिंह सिद्धू को भी इस्तीफा देना पड़ा था। नए प्रधान अब यहाँ पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग यहाँ पर बन चुके हैं और ऐसे में देखा गया कि जब राजा वड़िंग की अनाउंसमेंट हुई उस दौरान राजा वड़िंग ने अमृतसर पहुंचकर मिलने की कोशिश की थी नवजोत सिंह सिद्धू से, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने उनसे मुलाकात नहीं की। उसके बाद हालांकि महज 10 मिनट के लिए जो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग है उनके ताजपोशी पर नवजोत सिंह सिद्धू जरूर पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार बयानबाजी दे रहे हैं और प्रशांत किशोर का भी कहीं ना कहीं उन्होंने पक्ष लिया है, इसी के चलते अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की तरफ से एक लेटर लिखा गया था हरीश चौधरी को और कांग्रेस हाईकमान को, जिसमें पार्टी विरोधी गतिविधियों पर सम्मिलित होने के आरोप नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाए गए थे। और ऐसे में हरीश चौधरी जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनकी तरफ से कांग्रेस आलाकमान को पत्र लिखा गया है बीते कल ही और उनकी तरफ से कहा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू पर भी कार्रवाई की जाए क्योंकि लगातार वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हो रहे हैं और पार्टी के विरोध में वो लगातार बयानबाजी सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए दे रहे हैं। तो अब देखना ये होगा क्या नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद उनकी राजनीतिक सफर में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग चुका है, तो ऐसे में अगर कांग्रेस उन पर कोई कार्रवाई करती है तो नवजोत सिंह सिद्धू का अगला रुख क्या होगा? क्या प्रशांत किशोर जो नई पार्टी अपनी लॉन्च करने वाले हैं बिहार में, क्या उनके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से प्रशांत किशोर का समर्थन यहां पर किया जा रहा है और प्रशांत किशोर की जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस के साथ अनबन चल रही है और देखा गया कि रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से बाकायदा मीडिया में प्रशांत किशोर के खिलाफ भी बयानबाजी दी गई, लेकिन तुरंत उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रशांत किशोर के साथ अपनी फोटो भी पोस्ट की। तो ऐसे में माना भी जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस आला नवजोत सिंह सिद्धू पर कोई बड़ी कार्रवाई भी करे, क्योंकि पंजाब अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मजबूती से पेश आने वाली थी, लेकिन जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू का रवैया रहा है, अपनी ही सरकार को पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सवाल खड़े किए, जब कैप्टन को हटा दिया गया चरणजीत सिंह चन्नी जो भी फैसले लेते थे उन पर वो सवालिया निशान खड़े करते थे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अभी भी जिस तरीके से उनका रवैया अड़ीक है इसी तरीके का है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के प्रधान अब अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग है, उनके साथ न चल के वो अकेले नवजोत सिंह सिद्धू कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ चल रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कांग्रेस आलाकमान कोई बड़ी कार्रवाई यहां पर कर सकता है। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर की मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा पटियाला में जिस तरीके से दो गुटों के बीच में हिंसक झड़प हुई, उसके चलते अभी भी विपक्ष कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। आज अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल काली माता मंदिर जाएगा पटियाला में, वहीं पर जहां पर दो गुटों के बीच में झड़प हुई थी और देखा गया था कि काली माता के मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई है। तो ऐसे में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर
कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नेतृत्व में आज 4:30 बजे पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से भी मुलाकात करेगा और कहीं ना कहीं मांग यहाँ पर की जाएगी कि पंजाब की जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है, तो ऐसे में बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जाए। ये बड़ी खबरें हैं मनीषा आज की। बिल्कुल ईशा, देखिए कानून व्यवस्था की हमने बात की और किस तरीके से राजनीतिक पारा भी पंजाब में किस तरीके से हाई है वो भी हमने बात की, लेकिन आज इसी के साथ साथ ईद का भी त्यौहार है। ऐसे में अगर हम ईद की बात करें, किस तरीके से ईद के त्यौहार को मनाया गया, इस दौरान सुरक्षा के कितने इंतजाम यहाँ पर देखे गए? बिल्कुल, देखिए आज ईद का त्यौहार है और पूरे देश भर में ईद के त्यौहार को पूरे उल्लास के साथ बनाया जा रहा है। और आज अगर हम खास तौर से पंजाब की बात करें, क्योंकि मलेरकोटला वो एरिया है जहां पर मुस्लिम जो आबादी है वो बड़ी तादाद में रहती है और आज पंजाब के मुख्यमंत्री मलेरकोटला भी पहुंचे थे। हालांकि मलेरकोटला कुछ अलग से जिला बना दिया गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे उस दौरान ही उनकी तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन आज वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से ऐलान किया गया कि मलेरकोटला को जिला तो बना दिया गया है लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है, तो ऐसे में मलेरकोटला को पूर्ण रूप से यहाँ पर विकसित किया जाएगा। और इसके साथ ही उनकी तरफ से दो टूक शब्दों में ये भी कहा गया है कि पंजाब एक ऐसा सूबा है जहाँ पर आप अगर कोई बीज बोना चाहोगे तो खुशहाली के बीज यहाँ पर उसकी फसल उग जाएगी, लेकिन अगर आप नफरत के बीज बोगे वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। क्योंकि मलेरकोटला की बात करें तो सीधे वो पाकिस्तान से सटा हुआ है, तो ऐसे में जिस तरीके से अगर विदेशी ताकतों की बात करें या पाकिस्तान की, तो लगातार उनकी नजरें पंजाब की तरफ है। लेकिन यहाँ पर जरूर ये कहते नजर आए हैं भगवंत मान कि 40 दिन की अभी सरकार है, अभी काम बहुत ज्यादा करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, इसलिए यकीन बनाकर रखें। आने वाले दिनों में भी देखना होगा कि किस तरीके से जो मान सरकार है वो काम करती है। लेकिन आज ईद के मौके पर ये जरूर जो मुस्लिम बहुबल इलाका है पंजाब का, वहां पर उनकी कहीं ना कहीं उस पर फोकस आम आदमी पार्टी का रहेगा। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उसमें विकास किया जाएगा। मलेरकोटला की अगर आप बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भारी संख्या में रहते हैं ईशा, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को विकास करना होगा और आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती भी ये जिला बनकर सामने रहेगा। ईशा आप बनी रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। हमारे संवाददाता सूरज कुमार लगातार हमारे साथ झारखंड से लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, अगर हम झारखंड की बात करें तो आज क्या कुछ खबरों के लिहाज से बड़ा रहेगा, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा आज पूरे दिन? झारखंड के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे 2 दिवसीय दौरे पर कल रांची पहुंच रहे हैं और रांची में वो राज्य स्तरीय समन्वय समिति के सदस्यों के साथ ही जिला संयोजक, जिला अध्यक्षों के साथ वो बैठक करेंगे। जाहिर सी बात है कि इस पर लंबे समय के बाद जो प्रदेश प्रभारी है अविनाश पांडे वो कल आ रहे हैं और इसके अलावा संगठनात्मक और साथ ही जो वर्तमान राजनीति हालात है, आपने देखा कि झारखंड की राजनीति में किस तरह से उथल पुथल यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के सहयोग से, यानी जेएमएम और कांग्रेस के सहयोग से ये सरकार बनी है सोरेन की सरकार। तो ऐसी स्थिति में रांची से लेकर पूरा दिल्ली तक इसकी नजर जो बड़े नेता है वो बना के रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है कल की इस बैठक में ये तमाम चीजों को लेकर प्रदेश प्रभारी अपने सरकार में शामिल जो मंत्री है उन मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर वो वर्तमान हालात की जो स्थितियां हैं इस पे वो पैनी नजर बना के रखें, उससे वो समन्वय स्थापित करेंगे। तो जाहिर तौर पर फिलहाल जो वर्तमान हालात है राजनीति को लेकर वो यहाँ पे चर्चा कल करेंगे। इसके अलावा परसों भी वो अलग से प्रदेश प्रभारी ने पार्टी के विधायक, पार्टी के मंत्री और सांसदों की बैठक बुलाई है, जिसमें कई स्ट्रेटजी वो तैयार करेंगे। हालांकि अविनाश पांडे के आने को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है प्रदेश कार्यालय में। लगातार कल से ही जो पार्टी के नेता है उन अपने प्रभारी के आगमन को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। जाहिर तौर पर कल की जो बैठक होनी है 2 दिवसीय अविनाश पांडे के दौरे के दौरान ये काफी महत्वपूर्ण और काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग मानी जा रही है। अब ये देखना कि इस बैठक में अविनाश पांडे अपने पार्टी के नेताओं को क्या टास्क देते हैं। जाहिर सी बात है जो वर्तमान हालात जो अभी बने हुए हैं झारखंड की राजनीति में, ऐसी स्थिति में उनका स्टेप क्या होगा और किस तरह का वो समन्वय स्थापित करते हैं। जाहिर सी बात उनके आने को लेकर जो अविनाश पांडे की जो तैयारियां हैं, अविनाश पांडे का आने को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग अंतिम चरण पे है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके आने के बाद कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अविनाश पांडे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट खबर है। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो झारखंड में अब 64 लाख जो बीपीएल परिवार है, जो बीपीएल कार्ड धारी है, उसे राज्य सरकार प्रत्येक माह 1 किलो
देगी, दलहन देगी, क्योंकि इससे पहले राज्य सरकार के तरफ से जो बीपीएल कार्डधारी है उन्हें चावल और गेहूं ही दिया जा रहा था, लेकिन अब प्रत्येक महीने 1 केजी उन्हें अनाज के साथ साथ दाल भी राज्य सरकार देगी। जाहिर सी बात है कि वित्त वर्ष 2022 और 23 के जो बजट है उसमें यह प्रस्ताव पारित हुई थी और राज्य सरकार ने यह फैसला लिया था कि आने वाले कुछ महीनों में तमाम जो कार्डधारी है झारखंड के 64 लाख कार्डधारियों को वो 1 केजी प्रति माह दाल भी वो देंगे। हालांकि इसकी शुरुआत बहुत जल्द होगी राज्य में, क्योंकि ये प्रस्ताव झारखंड कैबिनेट में बहुत जल्द आएगा और इसकी स्वीकृति भी सरकार के तरफ से मिल जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि बीपीएल कार्डधारियों के लिए अब एक अच्छी खबर है राज्य सरकार के तरफ से। और दूसरी तरफ हम बात करें तो रांची में भीषण गर्मी को देखते हुए जो स्कूलों की जो टाइमिंग है उसे रांची के जो डीसी है उन्होंने देखते हुए फेरबदल की है। अब रांची राजधानी में सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 तक ही सभी स्कूल के कक्षाएं खुलेगी। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी कमोबश इसी तरह का फैसला सरकार के तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से ली गई है, क्योंकि झारखंड में लगातार गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम तापमान की बात करें तो रांची की अगर हम बात करें तो 45 डिग्री के आसपास यहाँ पे तापमान पहुंच चुकी है। इस तरह से पूरे राज्य में भीषण गर्मी के चपेट में पूरे राज्य को देखा जा रहा है और मौसम वैज्ञानिकों ने भी कई तरह के अंदेशा जारी किया है, क्योंकि लगातार गर्मी की वजह से लू की जो स्थितियां यहाँ पे देखी जा रही है और लोग हैं काफी बीमार यहाँ पे। और सबसे बड़ा अगर आप जिक्र कर रहे हैं बिजली की या फिर पानी की समस्या की, तो सबसे भारी जो समस्या है वो कोयले की भी अभी बनी हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोयले की जो आपूर्ति है उसके लिए जो स्टॉक है वो बेहद कम है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि झारखंड में तो कोयले का खदान है, ऐसे में झारखंड में अभी सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं। कोयले की जो आपूर्ति है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है, वहां पर बिजली का संकट लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या इंतजाम है? देखिए मनीषा, खासकर अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो कोयले की जो खदान ये सबसे देश में सबसे ज्यादा झारखंड में पाया जाता है और यहाँ से कोयले देश विदेश में भी जाया करती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी बिजली की जो चरमराती समस्या है इससे लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से परेशान है। अगर हम कटआउट की बात करें तो झारखंड में लगातार कई घंटों तक यहाँ पे ब्लैकआउट रहती है बिजली। ऐसी स्थिति में जो राज्य की जनता है वो काफी परेशान है। जब इसकी शिकायतें मुखिया के पास होती यानी सरकार के पास होता तो वो केंद्र सरकार को अपना ये टिकरा फोड़ते कि केंद्र सरकार के पास हमारा काफी रेवेन्यू बाकी है, सरकार वो नहीं दे रही, जिसके चलते ये बिजली संकट गहराता जा रहा है झारखंड में। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि 2 दिवसीय दौरे पर जो कोयला मंत्री है प्रहलाद जोशी वो भी आए थे और लगातार वो साहेबगंज हो या फिर बोकारो हो या फिर सीसीएल के अधिकारी हो, तमाम अधिकारियों के साथ बिजली संकट को लेकर वो बैठक किए थे। और फिर अभी वर्तमान में कोयले की स्थिति क्या है, किस तरह से स्टॉक है पूरे झारखंड में, तमाम चीजों को लेकर वो जायजा भी लिए थे। तो ऐसी स्थिति में अगर बात करें तो झारखंड में फिलहाल जो बिजली की समस्या है वो काफी कह सकते हैं कि रुलाने वाली स्थिति है, क्योंकि 24 घंटे में लगभग 12 घंटा ही लोगों को बिजली मिल पा रहा, चाहे वो रांची हो या फिर आसपास की इलाका हो। जी मनीषा। ठीक सूरज, बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। शीशा आप भी बने रहिएगा, लौटूंगी। और विवेक रंजन हमारे संवाददाता बिहार से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। विवेक आप भी बने रहिएगा, ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद आप तीनों का एक बार फिर से रुख करूंगी। नेटवर्क 10 के साथ बने रहिएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव लगातार जारी है और अब विवेक आप ही का रुख करूंगी ब्रेक के बाद। बिहार में अगर बात करें तो खबरों के लिहाज से आज क्या कुछ बड़ा रहेगा, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? जी बिल्कुल मनीषा, बिहार की बात कर ली जाए तो आज पूरे देश में ईद का त्योहार है। ईद का त्योहार मना रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 9:30 बजे गांधी मैदान में जाकर लोगों के बीच वो ईद का जो नमाज अदा की है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने वहां पे बात करते हुए कहा कि 2 सालों से जिस तरीके से कोरोना था, कोरोना के बीच लोग हम आ नहीं पा रहे थे और साथ ही साथ जो लोग खुले में लोग नमाज अदा नहीं कर रहे थे, आपसी और भाईचारे के त्योहार है, लोग सौहार्द की तरह से मनाए। बता दें कि जिस तरीके से जो लाउड स्पीकर को लेकर जो बवाल छिड़ा हुआ है उस पर भी नीतीश कुमार से जब इन पर नीतीश कुमार ने इस सारे मुद्दे पर चुप्पी साध नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया कि लाउड स्पीकर पर लेकर क्या कहना है कि जिस तरीके से यूपी में सारे मंदिरों और सारी जो मस्जिदें उन तरह से लाउड स्पीकर हटा दी गई है, उससे में लेकर नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी है। बता दें कि वहीं अगर दूसरी खबर की बात कर जाए तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब एक नई पार्टी बनाने वाले हैं। जिस तरीके से अटकलें लग रही थी कि वो कांग्रेस के बाद
जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई थी, उसके बाद क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लेकर प्रोजेक्ट करेंगे। बता दें कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री से माफ करिएगा नीतीश कुमार से मुलाकात होने वाली थी प्रशांत किशोर को, लेकिन प्रशांत किशोर से मुलाकात नहीं हुआ। आज इन सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया क्या प्रशांत किशोर आपके साथ आ रहे हैं, प्रशांत किशोर से को फिर से क्या अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने चुप्पी साधनी बात कर लिया। जिस तरीके से जो चर्चा में है कि वो अपने नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, नई पार्टी के जो है बिहार से ही नींव रखेंगे, क्योंकि अगर बात कर लिया है तो जिस तरीके से चुनाव प्रशांत किशोर पिछले बार भी बिहार की बात कर एक स्लोगन जड़ा था, लोगों के बीच में गया था, लेकिन वो फ्लॉप हो गया था। लेकिन अब जो पार्टी बनाते हैं तो किस तरीके से 2024 का लोकसभा में अपना इम्पैक्ट जगा पाते हैं, वो तो देखना होगा। अगर वह तीसरी खबर के लिहाज से बात कर ली जाए तो जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी को लेकर आज अजीबोगरीब एक खबर सामने आया है समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर के हसनपुर में जो एक रेल ड्राइवर थे, वो रेल को साइड में लगाकर वो शराब पीने चले गए थे। अब वो मामला काफी सरकार को खींचीतानी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा पिछले बार भी बिहार में एक अजीबोगरीब मामला आया था कि ट्रेन को साइड कर लोग चाय पीने उतर जाते हैं। ऐसे में लेकर अब शराब को बंदी जो है बिहार में, शराबबंदी को किस तरीके से सफल मान रहे हैं नीतीश सरकार, ये तो उनके अधिकारी कितना सच्चाई बता रहे हुए तो देख रहे हैं। जिस तरीके से आ रही है, अगर वही शराबबंदी से लेकर ही एक मुद्दे की बात कर ली है तो शराबबंदी को लेकर अब 14 तारीख से नीतीश कुमार जो है जो लोक अदालत शिकायतों में अब जिस लोक शिकायत अदालतों में लोग तो निवारण को सुनेंगे। जिस तरीके से देखा कि पिछले बार जब शराबबंदी को लेकर फरमान जारी किया गया था कि अगर पहली टाइम आप शराब पीकर पकड़े जाते हैं तो आप पे कार्रवाई नहीं होगा, अगर शराब पकड़ी जाती तो आप पे जेल की कार्रवाई होगा। ऐसे में लेकर अब जो लोग 14 तारीख से लोक शिकायत अदालत में किस तरीके से निवारण होगा, ये तो देखना होगा। जी मनीषा। ठीक विवेक। ईशा, एक बार फिर से आप ही का रुख करूंगी। देखिए, मौसम लगातार करवट ले रहा है। हमने बीते कई दिनों से देखा कि तापमान बहुत ज्यादा था, 47 और 45 डिग्री के से नीचे कम होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन फिर से मौसम का जो मिजाज है वो बदला है और मौसम विभाग ने भी कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है, इस तरह की बातें कही हैं। अभी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जो कहा गया है, क्या वो मतलब होता हुआ नजर आ रहा है? मौसम किस तरह का है और लोगों को इससे कितनी राहत मिलेगी? बिल्कुल मनीषा, देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि 29 तारीख को मौसम विभाग की तरफ से 5 दिनों का जो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था मौसम को लेकर, और उस तरीके से जो उनका पूर्वानुमान था बिल्कुल सटीक बैठा, क्योंकि 2 तारीख तक लगातार जो लू है उसकी चपेट यहाँ पर सहनी पड़ी और जो पारा है वो कहीं ना कहीं 40 से ऊपर सब जगह रहा। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 45 डिग्री तक पहुँच गया था। वहीं अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की, यहाँ पर भी पारा 43 से ऊपर पहुँच चुका था। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज सुबह से ही जो मौसम है खुशनुमा बना हुआ है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लू यहाँ पर लगातार चल रही थी बीते 1 महीने से, उससे बड़ी राहत यहाँ पर लोगों को जरूर मिली है। हालांकि ये जरूर अंदेशा जताया गया है और पूर्वानुमान लगाया गया है कि कहीं जगह पर जो हल्की बूंदाबांदी है वो हो सकती है, लेकिन अभी हल्की बूंदाबांदी है वो तो यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन जो मौसम है उसमें ठंडक जरूर है और लू की चपेट जो सहनी पड़ रही थी लोगों को, उस और जो गर्मी की तपिश है उससे बहुत बड़ी राहत आज मिलेगी, देखने को मिली है मनीषा। और आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या मौसम इसी तरीके से राहत भरा होगा या फिर से वो जो गर्मी है वो लौट कर आएगी। लेकिन सूरज, अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी मौसम के हाल क्या है, किस तरह का मौसम बना हुआ है? क्या मौसम का जो मिजाज है वो बदला है, लोगों को राहत मिली है थोड़ी कि नहीं? देखिए, फिलहाल अगर झारखंड के मौसम की बात करें तो इस बार झारखंड का मौसम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जाहिर सी बात है कि इस बार 23 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ कि अप्रैल माह में झारखंड में बारिश नहीं हुई है। जाहिर सी बात है कि झारखंड का अगर तापमान की बात करें तो रांची समेत अन्य जिलों में 45 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो पहुंच चुकी है और लगातार लू की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में मौसम वैज्ञानिकों ने भी कहा कि आने वाले कुछ दिनों में यानी 1-2 दिनों में बारिश की आशंका है, यानी छिटपुट बारिश कुछ जिलों में हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल ये मई का महीना है, क्योंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है कि आपने देखा कि जब झारखंड और बिहार एक था तो
जो समर के टाइम यानी गर्मियों के टाइम में जो पटना की जो ऑफिस है वो रांची में शिफ्ट हो जाया करती थी, क्योंकि यहाँ का जो तापमान में काफी गिरावट देखी जाती थी। और हर बार ये देखने को मिलता था कि गर्मी के टाइम में भी लोग यहाँ पे एक पतली ब्लैंकेट ओढ़ कर सोया करते थे। लेकिन पिछले कई सालों से भारी गर्मी यहाँ पे देखी जा रही है, और खासकर इस बार मौसम की बात करें तो लगातार तापमान में यहाँ पे बढ़ोतरी देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भीषण गर्मी को देखते हुए जो स्कूल की जो टाइमिंग है उससे भी राज्य सरकार ने चेंज कर दी है। तो ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा कि आने वाले कुछ हफ्ते तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, जो कि काफी भारी गर्मी पड़ेगी पूरे प्रदेश में। लेकिन इस गर्मी के बावजूद भी जो फिलहाल यहाँ की जो बिजली समस्या है वो भी देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिससे लोग तरस रहे हैं। चुनौती भी है, चुनौतीपूर्ण भी आने वाला समय रहेगा, क्योंकि एक तो बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से कोयले की कमी है, और ऐसे में जो भीषण गर्मी है वो भी लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन बिहार की तरफ रुख करते हैं। विवेक, अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर मौसम का मिजाज क्या कह रहा है? आने वाले दिनों में क्या लोगों को राहत मिलेगी, या फिर उसी तरीके से परेशानी का सामना गर्मी के दौरान करना पड़ेगा लोगों को? जी बिल्कुल, मैं ऐसा बता दें कि पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है उसको लेकर जो बता दें कि आज जो मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया उत्तरी बिहार को लेकर, गोपालगंज और सिवान और सारण को छोड़कर इन सारे जिलों के लिए भारी अलर्ट जारी किया गया कि बारिश के साथ गर्जन और साथ ही साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। बता दें कि ऐसे में लेकर जो जिस तरीके से देख रहे थे कि बिहार का टेम्परेचर जो था कि जो 40 के पार चला गया था, जो कि गर्मी जो जुलाई महीने में जो देखने को मिलता था कि वह अप्रैल और मई के माह में देखने को मिलता था। जिस तरीके से जुलाई ऐसा लेकर राज्य सरकार ने भी जो दिशा निर्देश जारी किया था कि लोग में अगर जो लोग बाहर जाते हैं, अगर जरूरी काम है तो लोग बाहर जाएं, अन्यथा घर पे रहें, क्योंकि लोग ऐसा चीज है जिस तरीके से लोग बाहर जाते हैं और कई तरीके की कहीं ना कहीं बीमारियां भी होती हैं, और आने वाले वक्त में भी मौसम विभाग लगातार सभी लोगों को अलर्ट भी जारी कर रहा है। जिले स्तर पर भी अलर्ट जारी करता है, राज्य स्तर पर भी मौसम विभाग लगातार अपने अलर्ट जारी कर रहा है, ताकि आने वाले समय के साथ आने वाली गर्मी से लोगों को निजात मिल सके और लोग अपना ख्याल रख सके। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ईशा, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। विवेक, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और सूरज, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।